हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं समास। ठीक है, पहले कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले समास किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। परस्पर संबंध रखने वाला दो या दो से अधिक शब्दों के, परस्पर संबंध रखने वाला दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रसोई के लिए घर, यहाँ पर रसोई के लिए घर, यहाँ पर कितने सारे शब्द हैं? 4 शब्द। तो इसको एक ही शब्द में हम रसोई घर लिखे। इसी प्रकार घोड़े पर सवार, तो एक ही शब्द में हम लिखे घोड़सवार। ये जो शब्दों में दो शब्द है घोड़ और सवार, जो पहला शब्द है उसको कहते हैं पूर्व पद, जो दूसरा शब्द है उसे कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। दोनों चित्र में दिए गए शब्दों को समूह को संक्षिप्त करके, मतलब छोटा रूप, रसोई घर और घुड़सवार शब्द बने। शब्द समूह को संक्षिप्त करने को प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्दों समूह को संक्षिप्त करके जो प्रक्रिया को हम लिखते हैं या प्रकट करते हैं उसे समास कहते हैं। इससे क्या होता है ना, भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है, भाषा सटीक और प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है, समास रचना में दो पद होना अनिवार्य है, जिसे पहला पद को पूर्व पद और दूसरा पद को उत्तर पद कहलाता है। अच्छा, दोनों पदों को मेल से बना शब्द, दोनों पदों को, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों को मेल से बना शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। इसे समस्त पद भी कह सकते हो और सामसिक पद भी कह सकते हो। समस्त पद को अलग करने का, सामसिक शब्दों को बीच में संबंध स्पष्ट करना को समास विग्रह कहलाता है। समस्त पदों को अलग करना, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर हम लिख सकते हैं इस प्रकार विग्रह करने से। तो यहाँ पर दे दिए रसोई घर समस्त पद बन गया। ध्यान से देखिए, मतलब संक्षिप्त करके लिखने के बाद रसोई हो गया आपकी पूर्व पद, घर उत्तर पद, रसोई के लिए घर, यहाँ पर के लिए जो हम यहाँ पर जो व्यवहार किया जो शब्द, वो विभक्ति के चिन्ह है, आपको पता है, संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। तो संबंध सृष्टि प्रकट किया इसमें, इसे समास विग्रह बन गया। रसोई के लिए घर, जब के लिए लगा दिए इसमें विग्रह हो गया। अच्छा, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए क्या क्या है आप। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुप्री समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अच्छा, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं ना? जिन समास में पहला पद अवयव हो और समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करे, वही अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस समास में मुख्य रूप में अ, आन, यथा, भर, नि, प्रति, ब, बा, बे आदि अव्यय को प्रयोग किया गया है। देखिए, अनजाने, अनजाने में यहाँ की अ का प्रयोग किया है, तो विग्रह जब करेंगे बिना जाने। ठीक है, इसी प्रकार आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, तो आ का प्रयोग किए अव्ययीभाव समास में। ठीक है, इसीलिए जिस पूर्व पद में, ध्यान से देखिए, अव्ययीभाव में जिस समास में पहला पद अव्यय हो
और वही मुख्य होता है, वही मुख्य होता है, ये ध्यान दीजिए। प्रधान हो, अव्यय भाव समास कहते हैं। कई बार पूर्वपद प्राय अव्यय भी नहीं होता है, क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आजीवन जीवन भर, आमरण मरण तक। तो यहाँ पर आ का महत्व देखिए, आ और यथा, यथा विधि, विधि के अनुसार। ठीक है, तो अव्यय भाव में वही मुख्य है। ठीक है, यथा समय, समय के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिपल, प्रत्येक पल, प्रत्येक, हर एक, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, बेमन, बिना मन के। इसी प्रकार शब्दों को आप ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए, अभ्यास कीजिए। तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद समास में पहला पद गौण, जिस समस्त पद में पहला पद गौण, गौण मतलब मुख्य ना हो, और दूसरे पद को प्रधान होता है। ठीक है, तो मतलब पूर्व पद को मुख्य ना होके दूसरे पद मुख्य होता है, प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय दो पदों के बीच वाले विभक्ति का चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, तो कारक भेदों को अनुसार तत्पुरुष समास का 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, जो आपने कारक में पढ़े थे, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इसमें आप समास में पढ़ रहे हो, यहाँ विभक्ति का चिन्ह किस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं। देखिए, परलोक गमन, परलोकों को गमन। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को, यहाँ विभक्ति के चिन्ह को देख रहे हो। ठीक है, तो ये कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक में को का विभक्ति का चिन्ह प्रयोग होता है। अच्छा, करण तत्पुरुष, करण कारक में विभक्ति से और के द्वारा होती है। इस समास में इन विभक्ति को लोप हो जाता है। जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तो से का हटा के आपको ऐसे लिखना है, हस्तलिखित, विभक्ति चिन्ह हटा दीजिए। रेखा से अंकित, से को हटा दीजिए, रेखांकित। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, तो ये विभक्ति चिन्ह हटा के समस्त पद में हम लिख सकते हैं। इसके बाद आइए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक में परसर के लिए होता है। जिस समास में इस परसर को लोप हो जाता है वो संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। देखिए, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। के लिए आपको पता है संप्रदान कारक में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आइए अपादान तत्पुरुष। इस कारक में परसर से है। जैसे आपने कारक में भी पढ़े थे, अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, मतलब आप ऋण से मुक्त हो गए, अलग हो गए। जन्म अंधा, जन्म से अंधा, तो इसमें जन्म से आप अंधा हो। इसी प्रकार पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से हटा दीजिए, पथ भ्रष्ट हो गया, मतलब रास्ते में चलने समय आप भटक गए। इसी प्रकार अलग होने का। संबंध तत्पुरुष, इस कारक के परसर का, के, की, समस्त पद में इन परसरों को लोप हो जाता है। गंगा जल, गंगा, गंगा जल, गंगा का जल, राजा पुत्री, राजा की पुत्री, देश प्रेमी, देश का प्रेमी। अधिकरण तत्पुरुष, उसमें भी में पर था। अधिकरण कारक में परसर में पर हो जाए, इस समस्त पद में लुप्त हो जाता है। आप बीती, आप अपने आप पर बीती, पर। जलमग्न, जल में मग्न। दानवीर, दान में वीर। तो इसी प्रकार आपको अधिकरण तत्पुरुष में और पर लगा के आपको करना है। कर्मधारय समास अभी पढ़ने जा रहे हैं। किसे कहते हैं? इस समास में दोनों पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ध्यान दीजिए, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे
इस समास में दोनों पद विशेष्य और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य हो सकते हैं, या उपमान, उपमेय और उपमान। ठीक है। तो चंद्रमुख, देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो इसमें क्या है ना, तुलना की जाती है शब्दों के साथ। चंद्रमा आपका समान मुख कैसे है ना, चंद्रमा जैसे मुख, तो चंद्रमा हो गया आपका उपमान और मुख हो गया उपमेय। इसी प्रकार महाराज, महान है जो राजा, यहाँ विशेष्य और विशेषण, महान विशेषण, राजा विशेष्य। नीला, नीला है जो अंबर, नीला विशेषण, अंबर विशेष्य। किस प्रकार यहाँ कर्मधारय समास में, इस समास में क्या होता है ना, दोनों पद को आप विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान के संबंध होता है, इसीलिए इस प्रकार आपको विग्रह करना है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल हो गया उपमान और नयन को उपमेय। उस आँख कैसे है ना, कमल की जैसी है। इसी प्रकार नरसिंह, सिंह के समान नर, नीला है जो गाय। ओके। द्विगु समास किसे कहते हैं ना, इस समास में पहला पद, ध्यान दीजिए, पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या, नंबर्स। जैसे त्रिभुजा, तीन भुजों के समूह, संख्या देख लिए, हमेशा संख्यावाची होता है पहला पद, जो पूर्वा पद होता है। यहाँ पर देखिए त्रि, नव, चौ, पच, इस प्रकार। तो इसको विग्रह करोगे, तीन भुजाओं के समूह, 9 रात्रियों को समाहार, 4 मासों को समाहार, चौमास, पंचवटी 5 वटों के समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, 7वीं शताब्दी 7 अवों का समूह। इस प्रकार द्वंद्व समास में, इस समास में दोनों पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर और तथा अथवा या आदि योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ये बहुत सरल है। माँ बाप, माँ और बाप, यहाँ पर योजक चिन्ह है, जब विग्रह करोगे और या लगा के आप शब्दों को अलग कीजिए, विग्रह कीजिए। भला बुरा, भला या बुरा। राजरंग, राजा रंग, राजा या रंग। बहुब्री समास, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अर्थ क्या है ना, पूर्व पद भी मुख्य नहीं है, उत्तर पद भी मुख्य नहीं है, अन्य पद का प्रधानता दिया जाए। पद नहीं होता है, बल्कि एक तीसरा पद जिसको कहते हैं अन्य पद प्रधान होता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, तो यहाँ पर अन्य पद क्या हुआ ना, विष्णु, जो दूसरा अर्थ इसमें आ रहे। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश, जो अन्य पद को महत्व दिए जा रहे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है। षडानंद, छ है आनंद जिसका, अर्थात कार्तिकेय। इसी प्रकार कर्मधारय और बहुब्री में आप क्या अंतर देखते हो, इसमें दिया है। देखिए कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुब्री समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे अर्थ का और संकेत करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आप अभी पढ़े बहुब्री समास में। देखिए पीतांबर, पिता है जो अंबर, आपने कर्मधारय समास में अभी पढ़ा। ठीक है। तो कर्मधारय समास में आपने जब पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होता है, इस समास में दोनों पद विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होता है। ठीक है। तो पिता है जो अंबर, तुलना किए जाते हैं इसमें। पित है जो अंबर, कर्मधारय समास। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विशेष्य और विशेषण का आपका यहाँ पर प्रयोग करा जा रहा है, परंतु यहाँ पर बहुब्री समास में पीला है अंबर जिसका, अर्थात इसमें दूसरा अर्थ जो अन्य पद निकल रहा है विष्णु, इसलिए ये बहुब्री समास। नीलकंठ, नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ, तो यहाँ पर नीला और कंठ विशेषण और विशेष्य। यहाँ पर देखिए नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, जो बहुब्री में आप देख रहे हो, जो अन्य पदों को
महत्व दिए जा रहे हैं। ठीक है, द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है? द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद संख्यावाची होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलाकर किसी पद का विशेषण होता है। यस, देखिए, चतुर्भुज, चार भुजों का समूह, चार भुजों का समास। तो इसमें क्या अपन पढ़े? देखिए, चार भुजों का समूह द्विगु समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। जब मैंने आगे भी बोला, जब चार भुजों का समूह तो क्या हुआ बताइए? तो द्विगु समास। परंतु बहुब्रीहि में क्या होता है? तो इसमें आपने द्विगु समास में, इस समास में पहला पद हमेशा मैंने बोला था कि संख्यावाची होता है। इसमें भी संख्या है, ध्यान दीजिए, इसमें भी चार लिखा है, इसमें भी चार लिखे हैं, परंतु उसमें समास में पहला पद संख्यावाची होता है। समस्त पद समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, चतुर्भुज जैसे। ठीक है, परंतु चार भुजों को, जिसका अर्थात यहाँ पर अन्य पदों का महत्व दिया जा रहा है, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है, ये द्विगु समास है। ठीक है, त्रिलोचन, तीन लोचन का समूह, इसीलिए ये क्या हुआ? द्विगु समास हुआ, तीन, त्रिलोचन। परंतु यहाँ पर देखिए, तीन लोचन का, जिसका अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास, अन्य पदों। ठीक है, फिर देखिए, संधि और समास में क्या अंतर? संधि में एक दूसरे से मिलने वाले वर्णों में विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है, जबकि समास में समस्त पद बनने पर एक नया शब्द बनाते हैं। यहाँ पर संधि में क्या होता है? मिलने वाले वर्णों में विकार मतलब परिवर्तन होता है, वर्णों में परिवर्तन होता है, परंतु यहाँ पर शब्द, ध्यान दीजिए, ठीक है, नया शब्द बनता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इनमें कभी पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी उत्तर पद प्रधान होता है, कभी कभी दोनों पद प्रधान ना होके भी होता है। संधि में ऐसा नहीं होता है। संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, और समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। थैंक यू।